एप्स्टीन जब बड़ा हो रहा था तो ये बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली मैथ्स में इतना ज्यादा अच्छा था कि इसने 2 क्लास स्किप करके 16 साल की एज में ही स्कूलिंग कंप्लीट करी और न्यूयॉर्क के प्रेस्टिजियस कॉलेज के एग्जाम क्रैक करके एडमिशन ले लिया। अब इसके पास पैसे की दिक्कत थी तो ये कॉलेज के साथ साथ टैक्सी भी चलाता था और जब फीस भरने का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा तो इसने यूनिवर्सिटी में फेक चेक जमा किया, जिसको लेके आगे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर केस भी किया। तो बहुत ही कम टाइम में इसने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। अब इसी टाइम पे न्यूयॉर्क के अंदर डेल्टन नाम से एक एलीट प्राइवेट स्कूल था। अमेरिका के जो टॉप बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और हाई सोसाइटी फैमिलीज के जो बच्चे थे वो यहाँ पे पढ़ते थे। अगर इस कॉलेज के अंदर टीचर की जॉब चाहिए तो टॉप कॉलेजेस की डिग्री चाहिए होती थी, लेकिन क्योंकि एप्स्टीन मैथ में एक्सेप्शनली टैलेंटेड था तो इसको बिना डिग्री के मैथ्स के टीचर की जॉब मिल जाती है। अब देखिए, जब एप्स्टीन ने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इसके इंटेलिजेंस से बाकी जो पेरेंट्स थे वो इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि वो अपने बच्चों के लिए इसको प्राइवेट ट्यूटर रखने लगे और यहाँ से एप्स्टीन का जो एक्सेस था वो न्यूयॉर्क की रिचेस्ट फैमिलीज जो थी उनके घरों में बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स थे इन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। कॉलेज के अंदर जो छोटी एज की फीमेल स्टूडेंट्स थी उनके साथ एप्स्टीन का बिहेवियर बहुत ही अजीब था। एक स्टूडेंट कैरी लॉरेंस ने यह स्टेटमेंट दिया था कि इस तरीके की क्रीपीनेस थी एप्स्टीन के अंदर लड़कियों को लेके कि वो आज की डेट तक नहीं भूल पाया। ऐसे ही 8 फॉर्मर स्टूडेंट्स ने भी आगे चल के यही बताया कि टीचर होने के बाद भी वो छोटी एज की जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उनके साथ फ्लर्ट करता था। तो अब यहां से जब मल्टीपल कंप्लेंट्स स्कूल के अंदर हुई तो जून 1976 को स्कूल ने बिना ये सारी बात पब्लिक किए एप्स्टीन के ऊपर प्रेशर बना के रेजिग्नेशन ले लिया। अब यहां से एप्स्टीन जब जॉबलेस हुआ तो इसने एक ट्रेडिंग कंपनी थी बियर स्टर्न्स, इसके टॉप एग्जीक्यूटिव एलन ग्रीनबर्ग इनके बच्चों को ये ट्यूशन पढ़ाता था और उस टाइम तक स्कूल में जो भी कुछ हुआ ये पब्लिक में बाहर नहीं आया था। तो एलन ग्रीनबर्ग ने बियर स्टर्न में एप्स्टीन को जॉब दिलवा दी। अब इसके बाद एप्स्टीन की एंट्री जब ऑफिस के अंदर होती है तो यहां भी ये उन लड़कियों से क्लोजनेस बढ़ाना शुरू कर देता है जो इसके नेटवर्क और करियर को आगे बढ़ाने में काम आ रही थी। इस कंपनी के अंदर जो इसके क्लाइंट्स होते थे उनके पास ये अट्रैक्टिव लड़कियों को डील करने के लिए भेजता था। इसके साथ साथ इसने अपनी बॉस की बेटी लिन ग्रीनबर्ग इसको डेट करना स्टार्ट किया और सेम टाइम पे ऑफिस के अंदर एक फॉर्मर मिस इंडियानापोलिस थी पॉला हेल। इसके कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से बहुत ज्यादा थे तो एप्स्टीन ने इसको भी डेट करना चालू कर दिया। जो एप्स्टीन कहता था पॉला वही करने लगी थी। अब इसके कुछ टाइम बाद यहां भी एप्स्टीन के लिए दिक्कत हुई। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और क्वेश्चनेबल कंडक्ट को लेकर कमेटी बैठने लगी। तो इन सब चीजों की वजह से 25 मार्च 1981 को एप्स्टीन कंपनी से रिजाइन कर देता है। लेकिन एप्स्टीन इस कंपनी से खाली हाथ नहीं निकलता। ये अपने साथ जो इसके काम के रिच लोग थे वो पैसा कहां पार्क करते हैं, टैक्स किस तरीके से बढ़ाते हैं, ऑफशोर फाइनेंशियल नेटवर्क की पूरी समझ और डेटा लेके निकलता है। अब यहां से निकलने के बाद एप्स्टीन दूसरी जॉब ढूंढने की बजाय ट्राई करता है कि जो उसने सीखा है, जो सारी डिटेल उसके पास है, उसके थ्रू किसी रिच और पावरफुल आदमी को ढूंढ के उसका पैसा मैनेज करे और खुद का पैसा बनाए। अब यहाँ पे पॉला जो कंपनी में एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी वो अपने कनेक्शन निक लीस के थ्रू एप्स्टीन को निक लीस के फादर डगलस लीस से लंदन में ले जाके मिलवाती है। अब डगलस लीज एक बिग शॉट था। ब्रिटिश आर्मी इंडस्ट्री के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनमें इसका नाम टॉप पे था। सऊदी अरेबिया को जो फाइटर जेट्स बेचे गए अल यामा डील ये भी इसी ने करवाई थी। अब डगलस से मिलते ही एप्स्टीन ने अपनी फाइनेंस एक्सपर्टीज, रिच क्लाइंट का मैप, ऑफशोर टैक्स मैनेज करने के अलग अलग तरीके बता के डगलस को ऐसा इंप्रेस किया कि डगलस ने एप्स्टीन को अपना पर्सनल कंसल्टेंट बना लिया और कंसल्टेंट बनने के सेम मंथ में एप्स्टीन इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट ग्रुप INC नाम से एक कंपनी बना के डगलस का जो आर्म डील का पूरा ऑफशोर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था, शेल कंपनीज, ऑफशोर ट्रस्ट सब मैनेज करना स्टार्ट कर देता है। अब यहां से एप्स्टीन के पास बहुत ज्यादा पैसा आने लगा और पैसे के साथ साथ एप्स्टीन ये जो इंटरनेशनल आर्म्स इंडस्ट्री का जो एलीट सर्किल था जहां आम आदमी का नाम तक नहीं लिया जाता था, एप्स्टीन इस एलीट सर्कल के अंदर पहुंच जाता है। अब यहां पे एप्स्टीन जो भी चीजें सीख रहा था उसके बाद एप्स्टीन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है कि बड़े आदमियों से कनेक्शन बनाना, क्योंकि यहां पे उसको ये चीज समझ में आई कि हर नया कनेक्शन उसको और बड़ा बनाता जा रहा था। अब नए क्लाइंट्स बनाने और बड़े क्लाइंट्स के सर्कल में रहने के लिए एप्स्टीन आए दिन महंगी फ्लाइट्स, लग्जरी ट्रिप्स, हाई सोसाइटी पार्टी ये सब स्टार्ट कर देता है। अट्रैक्टिव वुमेन्स और मॉडल को उनके साथ डिनर, पार्टीज और ट्रिप्स पे भेजने लगता है। एप्स्टीन जो था ये एक एक्सट्रीम डिग्री का सेक्स एडिक्ट था, लेकिन वो लोगों के सामने इसको बायोलॉजिकल नीड की तरह दिखाने लगा था कि उसको सही से फंक्शन करने के लिए दिन में 3 बार सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहिए। कई ऐसी विक्टिम्स ने ऑफिशियली ये चीज एक्सेप्ट की है कि एप्स्टीन अपने बिजनेस में लड़कियों को करेंसी की तरह यूज करता था। अब देखिए ईयर 1984 में क्या होता है। ऐसे ही काम के बिजनेस ट्रिप पे एप्स्टीन साउथ कैरोलिना के हिल्टन हेड आइलैंड पर जाता है। अब वहां पे एक छोटी लड़की जेन डो
ये बेबी सिटिंग सर्विस देती थी। अब इसकी नजर जब जेन पे गई तो बेबी सिटिंग की सर्विस के लिए इसको बुलाता है और फिर धोखे से जबरदस्ती अल्कोहल और ड्रग्स देके उसका रेप करता है और न्यूड फोटोग्राफ्स लेके ब्लैकमेल करना स्टार्ट करता है। और इसके बाद ये जेन को 3 बार न्यूयॉर्क में रिच लोगों की पार्टी में लेके जाता है और अपने नए वेल्थी क्लाइंट के सामने ऑफर करता है, असॉल्ट करवाता है उनसे। अब ये पहली बार था जब एक माइनर का यूज करके एप्स्टीन ने रिच और पावरफुल लोगों की डिपेंडेंसी अपने ऊपर बनती हुई देखी और यहीं से एप्स्टीन ने एक यूनिक बिजनेस मॉडल बनाया जहां इसने रिच और पावरफुल लोगों को अपने क्राइम से जोड़ के अपना सर्वाइवल उनके सर्वाइवल से जोड़ दिया, क्योंकि इसको समझ में आया कि ऐसा करने से यही पावरफुल लोग एप्स्टीन को बचाएंगे भी, पैसा, डील, मेंशन, जेट सबका एक्सेस भी देंगे।